तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है बंटवारे की अनोखी शर्त। सोहन और मोहन दो भाई थे। दोनों में बहुत प्यार था, पर जितना भाइयों में प्यार था उतना ही उन दोनों की पत्नियों के बीच झगड़ा। आए दिन दोनों के बीच झगड़ा होता। वाक युद्ध तक तो बात ठीक थी, पर अब तो उन दोनों में द्वंद्व युद्ध भी होने लगा था। दोनों भाई घर में हो रहे इस कलेश से बहुत परेशान रहते। अपनी अपनी पत्नियों को समझाने का बहुत प्रयास किया, परंतु उन्होंने साफ साफ कह दिया कि वह एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहती और उन्हें बंटवारा चाहिए। क्योंकि सोहन और मोहन के माता पिता नहीं थे, इसीलिए जब से दोनों की पत्नियां शादी करके आई हैं, उन पर किसी तरह का बंधन नहीं था। ना तो जेठानी ने देवरानी को प्यार दिया और ना ही देवरानी ने जेठानी को सम्मान। दोनों भाइयों की शादी एक ही समय हुई थी और दोनों की पत्नियां चचेरी बहनें थीं। सोहन की पत्नी बड़ी होने के नाते छोटी बहन पर हुक्म चलाने का प्रयास करती, तो मोहन की पत्नी अपने पति की कमाई का रौब दिखाकर जेठानी को दबाने की कोशिश करती। क्योंकि जहाँ सोहन खेतीबाड़ी संभाल रहा था, मोहन खेती के साथ साथ गांव के साहूकार के पास काम करके कुछ अतिरिक्त पैसे कमा लेता था। जब दोनों बहुत छोटे थे तभी माता पिता का साया उनके सर से उठ गया। मरते समय उनकी माँ ने उनसे वचन लिया था कि हमेशा एक दूसरे का सहारा बनना, कभी एक दूसरे से अलग मत होना। तुम्हारी एकता ही तुम्हारी शक्ति है। पर अब यहाँ दोनों की पत्नियों ने अलग होने की ठान ली थी। दोनों भाइयों में आपस में बहुत प्यार था और वह अलग होने की कल्पना से भी डरते थे। दोनों जानते थे जब तक वह एक हैं उनकी शक्ति दोगुनी है, पर अलग होने से उनकी शक्ति भी आधी हो जाएगी। पर पत्नियों को कैसे समझाएं? उन्होंने अपनी यह समस्या साहूकार के आगे बताई। साहूकार बहुत ही चतुर व्यक्ति था। उसने दोनों को एक उपाय बताया जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। अगले दिन सोहन और मोहन ने अपनी अपनी पत्नियों से कहा, तुम्हारी इच्छा को देखते हुए हमने बंटवारा करने की सोच ली है। हमारे घर में तो कोई बड़ा बुजुर्ग है नहीं जो यह बंटवारा कर सके। अच्छा होगा कि तुम दोनों अपने पीहर से किसी को बुला लो जो अच्छे से यह बंटवारा कर सके। अच्छा होगा कि तुम दोनों अपने पीहर से किसी को बुला लो जो अच्छे से यह बंटवारा कर सके, क्योंकि बंटवारे का फैसला तुम्हारे मायके वाले कर रहे हैं। उनके किए हुए बंटवारे पर तुम दोनों को कोई आपत्ति भी नहीं होगी और ना ही किसी बेईमानी की आशंका रहेगी। दोनों को यह बात बहुत अच्छी लगी और उन्होंने अपने अपने मायके संदेश भिजवा दिया। संदेश मिलते ही दोनों के घर से पिता और भाई बंटवारा करने के लिए पहुंच गए। सबसे पहले तो जमीन का बंटवारा हुआ, उसके बाद घर और पशुधन का, और आखिर में बारी आई घर के सामान की। पर सामान का बंटवारा करते करते दोनों भाइयों में झगड़ा शुरू हो गया। घर में जो भी नया सामान था वह दोनों भाइयों में से कोई भी नहीं लेना चाहता था और पुराने सामान के लिए दोनों झगड़ रहे थे। सोहन का कहना था कि यह सारा नया सामान मोहन लाया है, इसीलिए इस पर उसका अधिकार है, जबकि यही मोहन का कहना था कि कैसे वह भाई के लाए हुए सामान को लेकर उसके साथ अन्याय कर सकता है। बड़ा भाई बंटवारे के नाम पर उसके प्रति सहानुभूति दिखा रहा है और उसे यह मंजूर नहीं। उसे किसी दूसरे की लाई हुई चीज़ नहीं चाहिए। वह खुद अपनी मेहनत से यह सब चीज़ें ला सकता है, तो बिना वजह क्यों भाई का एहसान ले। अगर उसने ऐसा किया तो गांव में उसकी बेइज्जती होगी कि उसने भाई के साथ धोखा किया और बंटवारे के नाम पर उसके साथ अन्याय किया। जबकि दोनों की पत्नियां केवल नया और अच्छा सामान चाहती थी अपने घर के लिए। वे अपने अपने पतियों को कोने में ले गई और उन्हें समझाते हुए बोली
क्या तुम्हारी मति मारी गई है? जब तुम्हारा भाई खुशी खुशी तुम्हें यह अच्छा और नया सामान दे रहा है तो तुम क्यों उस कबाड़ के पीछे पड़े हो? ऐसा भी क्या है उस कबाड़ में जो तुम उसे छोड़ना नहीं चाहते? तब उन्होंने बताया, अरे ओ मूर्ख स्त्री, तुम्हारी पहली मूर्खता तो यही है कि तुम बंटवारा चाहती हो, और दूसरी सबसे बड़ी मूर्खता होगी अगर तुमने यह पुराना सामान जिसे तुम कबाड़ समझ रही हो उसे हाथ से जाने दिया। तुम नहीं जानती इस कबाड़ का क्या मूल्य है। हमारी मरती हुई माँ ने हमें एक भेद बताया था कि कभी भी घर का पुराना सामान घर से मत निकालना। तुम तो जानती हो हमारे पिताजी कुशल बढ़ई थे। एक बार उन्होंने राजा के बेटे राजकुमार के लिए झूला बनाया था। तब रानी को वह झूला इतना पसंद आया कि उसने पिताजी को अपने गले में पहनी मोतियों की माला उपहार में दे दी थी। पिताजी बहुत चालाक थे। उन्होंने घर के इसी पुराने सामान में उस माला के मोतियों को छुपा रखा है, और यह बात हम दोनों भाई जानते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि वह मोती असल में कहाँ है। वह कहीं भी हो सकते हैं। हो सकता है पिताजी ने इस पुरानी कुर्सी के अंदर उन्हें छुपा रखा हो, या फिर इस टूटे पलंग में कहीं रखे हों, या किसी चारपाई के अंदर, लकड़ी के किसी भी सामान के अंदर वह मोती छुपे हो सकते हैं। और आज के समय में उनकी कीमत का तो तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती। इसीलिए हम इस पुराने सामान को लेना चाहते हैं। यह बात सुनकर दोनों की पत्नियों की आंखों में लालच तैरने लगा, और उन्होंने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, इस सारे सामान को तोड़कर देख लेते हैं और उनका भी बंटवारा कर लेते हैं। उन्होंने कहा, अभी तक यह बात केवल हमारे बीच थी, अब तुम दोनों को भी इस बात का पता चल गया है, पर जितनी ज़्यादा यह बात चलेगी उतना ही ज़्यादा चोरी का खतरा बढ़ेगा। हो सकता है कोई मोतियों के लालच में हमारा ही कुछ अहित कर दे। इससे तो अच्छा होगा कि हम बिना किसी को बताए धीरे धीरे उन्हें प्राप्त करने का प्रयास करें। जैसे जैसे यह सामान पुराना होता जाएगा खुद ब खुद टूटता जाएगा। अगर जल्दबाजी की तो हमारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। अब तुम दोनों सोच लो, क्या तुम अब भी बंटवारा चाहती हो? वे बोली, ऐसे तो पता नहीं कितना समय बीत जाएगा, तुम्हें ठीक से मालूम भी नहीं है कि वह मोती कहाँ छुपाए हैं। दोनों भाई बोले, ठीक है, अगर तुम इंतज़ार नहीं कर सकती तो फिर एक ही विकल्प है, अब हम इस पुराने सामान को आधा आधा बांट लेते हैं। बाकी जिसकी किस्मत में मोती होंगे उसे मिल जाएंगे, पर जिसे भी मोती मिले दूसरे का उन पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा। यही इस बंटवारे की शर्त है। दोनों ही स्त्रियां अब बंटवारा नहीं चाहती थी, क्योंकि पता नहीं किस सामान में वह मोती छुपे हों। दोनों को ही मोती हाथ से निकल जाने का डर सताने लगा, और उन्होंने साफ साफ कह दिया, अब हमें कोई बंटवारा नहीं चाहिए। हमें समझ आ गई है, साथ रहने में जो मज़ा है वह अकेले रहने में नहीं। और इस तरह से सोहन और मोहन ने सूझबूझ से काम लिया, और पहले की तरह दोनों भाई मिलकर रहने लगे। अब उनकी पत्नियों में भी अच्छी मित्रता हो गई, और घर का माहौल खुशनुमा हो गया। कभी कभी अगर एक झूठ से किसी का भला हो सकता हो तो वह झूठ बोलने में कोई बुराई नहीं है। आपका क्या विचार है इस बारे में? अपने विचारों को हमारे साथ साझा करना ना भूलें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।